अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू एकेडेमिया ज़ोलॉजिका। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब टॉपिक है। तो हमारा जो चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज़ द सेल, ठीक है। उसका आज हम और एक टॉपिक कवर करेंगे दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम। हम एक्चुअली जो प्रीवियस लेक्चर पढ़ रहे थे दैट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल में हमने देखा है सेल शेप के बारे में, सेल साइज के बारे में, सेल वॉल्यूम के बारे में और सेल नंबर के बारे में। ओके, लीव दैट असाइड। आज जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा ये है डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है। डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, क्लियर है बेटा। आज का जो टॉपिक है डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ सेल, इसमें क्या हम पढ़ने वाले हैं, तीन चीज़ें आप याद रखो जो हम आगे जाकर डिस्कस करने वाले हैं। तीन हमारे पास थ्री मेजर फंक्शनल रीजन्स है बेटा, थ्री मेजर फंक्शनल regions there in the cell. There are three major functional regions. उनमें से नंबर फर्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्लियर है बेटा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे हम प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, इसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, क्लियर है। तीनों कहें तो एक ही बात है, क्लियर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नंबर सेकंड the major functional region is the nucleus, and number third the major functional region that is there in the cell is the cytoplasm, cytoplasm। इन तीनों को डिस्कस करेंगे, बट फर्स्ट आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज व्हाट, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्लियर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको हम डिस्कस करेंगे आज। फिर है न्यूक्लियस, ठीक है, जिसमें हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। साइटोप्लाज्म, ये एक फ्लूइडी सब्सटेंस है जिसमें सेल के जो ऑर्गेनेल्स है प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है ये बात। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब राइट डाउन हियर सब टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे या हम इसे प्लाज्मा लेमा भी कहेंगे या हम इसे सेल मेम्ब्रेन भी कहेंगे, ठीक है बेटा। अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन करता है, कोई क्रॉस क्वेश्चन करता है डिफरेंशिएट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा लेमा, या डिफरेंशिएट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन, या डिफरेंशिएट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा लेमा, ठीक है, या प्लाज्मा लेमा एंड सेल मेम्ब्रेन, तो आप क्या करोगे, आप डिफरेंशिएट करोगे? नहीं, आपको डिफरेंशिएट नहीं करना, आपको ये कहना है कि ऑल ऑफ दीज थ्री आर सेम, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी, प्लाज्मा लेमा भी, सेल मेम्ब्रेन ये एक ही है, ठीक है, बट इसके नाम अब अलग अलग है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं इसे हम, प्लाज्मा लेमा भी कह सकते हैं और सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, ठीक है बेटा, क्लियर है ये बात। ओके, तो पहला पॉइंट आप इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये याद रखोगे, तो मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही यूज़ करूँगा बिकॉज अच्छा लगता है, ठीक है। ओके, जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको हम कहेंगे बेटा आउटर कवरिंग। what is it? It's the outer covering of cell except for plant cells। बेटा प्लांट सेल्स जो होती हैं, प्लांट सेल्स में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो आउटर कवरिंग नहीं होती है, वहाँ होता है आउटर कवरिंग और एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नॉट एन आउटर कवरिंग इन प्लांट सेल्स, बट अदर देन दैट ये जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये आउटर कवरिंग ऑफ सेल है, क्लियर है ये बात। ओके, it's present in where? It's present in the cells of let me plus anti बोले तो present, ठीक है, shortly present in the cells of, it's present in the cells of animals, clear है ये बात। present in the cells of animals, present in the cells of plants and microbes, clear है ये बात बेटा। तो कहाँ कहाँ present होता है, ठीक। तीसरा पॉइंट आप इसमें ये याद रखो that it includes the cell organelles, includes the organelles, सेल के जो ऑर्गेनेल्स हैं उनको ये कवर करता है और उन्हें प्रोटेक्ट भी करता है, क्लियर है ये बात। ओके, तो ये है कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन शॉर्ट वर्ड्स में, सिंपल वर्ड्स में। अब अगर हम थोड़ा सा डीप जाने की कोशिश करेंगे
तो वी विल बी डिस्कसिंग इट्स स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है बेटा? थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। पहली बात आप याद रखो, पहली बात और इम्पॉर्टेंट बात याद रखो, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, इट इज़ ए लिविंग स्ट्रक्चर, ठीक है। पहली बात, ये एक लिविंग स्ट्रक्चर है। इट इज़ थिन, डेलिकेट है ये, ठीक है, और इलास्टिक भी है। क्लियर है? और मोर इम्पॉर्टेंट, ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब आप ये तो ज़रूर कहोगे ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है। ये बातें तो समझ आई आपको, लिविंग थिन डेलिकेट इलास्टिक। अब सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। सिंपली मैं लिखूंगा SPM, बोले तो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं इसे, या हम सिलेक्टिवली परमिएबल, बोथ आर सेम, नथिंग टू वरी। क्लियर है ये बात? अब ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है क्या? देखो बेटा, ये एक ऐसा मेम्ब्रेन है जो क्या करता है, विच अलोज ओनली सर्टेन सब्सटेंसेस टू पास थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, अलोज सर्टेन सब्सटेंसेस, certain substances to pass through CM बोले तो सेल मेम्ब्रेन, या PM बोले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है? तो ये क्या है, ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसा मेम्ब्रेन है जो अलो करता है ओनली कुछ ही सब्सटेंसेस को क्या, सेल के अंदर आना। ओके, और ये क्या करता है, इंपॉर्टेंट चीज और एक है, it blocks the others, blocks the other materials that are not required by the cell। क्लियर है? तो इससे क्या कहेंगे हम, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सेल के अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिन्हें ये पास होने देता है, ठीक है, एंट्री देता है सेल में। these are some small and simple molecules, small and simple molecules like ऑक्सीजन है, ठीक है बेटा, शॉर्ट में लिख रहा हूँ समझने के लिए, ठीक है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है सेल के अंदर जाने की इजाज़त देता है। और कुछ ऐसे भी है, कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हैं जिन्हें ये प्रिवेंट करता है, ठीक है, जिन्हें जो क्या है, जिनकी एंट्री ये प्रिवेंट करता है, यानी जिन्हें ये सेल के अंदर नहीं आने देता है, ठीक है। दीज आर एक्चुअली द लार्ज, या ये चार्जड पार्टिकल्स है, चार्जड मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, चार्जड मॉलिक्यूल्स हैं, इन्हें ये सेल के अंदर नहीं आने देता, लाइक प्रोटीन्स। क्लियर है? लाइक स्टार्च। क्लियर है? लाइक आयंस। ठीक। बट ये कहाँ, कब तक, अनलेस स्पेशल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स आर यूज्ड, ये याद रखो आप, अनलेस, ऑल दिस इज अनलेस स्पेशल मैकेनिज्म्स, स्पेशल मैकेनिज्म्स, स्पेशल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स आर यूज्ड। क्लियर है? तब तक ये जो सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, ये कुछ छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी एंट्री करता है सेल के अंदर, और कुछ की प्रिवेंट करता है, सेल के अंदर जाने नहीं देता। वो कौन है? वो लार्ज मॉलिक्यूल्स है, चार्ज मॉलिक्यूल्स है, लाइक प्रोटीन्स है, स्टार्च है, आयंस है, ठीक है। क्लियर है ये बात? अब अगर आपके जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, व्हाई इज इट, व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, किस लिए है, ठीक है। तो पहली बात, ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि it maintains the internal balance, ठीक है, internal balance। क्लियर है? it maintains the internal balance of the cell। क्लियर है ये बात? दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखो, ये कंट्रोल करता है,
whatever enters or leaves the cell, जो कुछ सेल के अंदर आता है या जो कुछ सेल से बाहर जाता है उसे कंट्रोल करता है कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे, मान लो दैट ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इट कंट्रोल्स व्हाट एंटर्स और लीव्स द सेल। क्लियर है ये बात? ओके। तीसरा पॉइंट आप ये याद रखो कि ये हेल्प करता है किस में? डिफ्यूजन में हेल्प करता है। आगे जाकर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इस बारे में भी। इट हेल्प्स इन डिफ्यूजन, ठीक है, इट हेल्प्स इन ऑस्मोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है बेटा, ट्रांसपोर्ट, अरे थैंक यू यार, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर है? ये हेल्प करता है डिफ्यूजन में, ये हेल्प करता है ऑस्मोसिस में, ये हेल्प करता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। आपकी बुक्स में शायद दिया हुआ है, इसलिए हम डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस आगे जाकर थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, या इसीलिए हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्योंकि इट मेंटेन्स द इंटरनल बैलेंस, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप ये लिखो कि ये कंट्रोल करता है वट एवर एंटर्स द सेल और लीव्स इट। एंड तीसरी बात, ये हेल्प करता है डिफ्यूजन में, ये हेल्प करता है ऑस्मोसिस में एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। आगे जाकर थोड़ा इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, सॉरी मैं भूल गया। ठीक है, अगर आपको कहेगा ना ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये कितना थिक है, हाउ थिक इज़ इट, बेटा ये याद रखो ये 7 नैनोमीटर होता है। ठीक है, 7 नैनोमीटर, इट्स अबाउट 71 और या 7 एंगस्ट्रम। क्लियर है? 7 नैनोमीटर थिक होता है, यानी कि 70 एंगस्ट्रम थिक होता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है? क्लियर है बात? ओके। अगर हमें ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या कोई भी सेल का मेम्ब्रेन है या ऑर्गेनिज का मेम्ब्रेन है, अगर हमें वो अच्छे से पढ़ना है ना, डिटेल्ड स्ट्रक्चर पढ़ना है ना उसका, तो वी नीड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बगैर हम सेल का डिटेल्ड स्ट्रक्चर नहीं पढ़ सकते। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़ रियली नीडेड एंड इट्स रियली इम्पॉर्टेंट। क्लियर है ये बात? तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब बेटा क्या होता है, अगर हम थोड़ा सा डिटेल्ड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे सामने आती है। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? अगर हम ऐसे ही केमिकल एनालिसिस करेंगे, केमिकल एनालिसिस करके हम देखेंगे ये जो सेल है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये किस किस चीज़ का बना हुआ है, तो आपको 75% की मात्रा में देखना होगा यहाँ पर फॉस्फोलिपिड्स। क्लियर है ये बात? फॉस्फोलिपिड्स। और ठीक है, ये फॉस्फोलिपिड्स क्या है? दीज आर एक्चुअली बेटा लिपिड मॉलिक्यूल्स, फैट्स। क्लियर है ये बात? ये हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के एसेंशियल कंपोनेंट्स है। क्लियर है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एसेंशियल कंपोनेंट्स है ये, एंड दीज आर इन मोर क्वांटिटी, यानी कि 75% में प्रेजेंट होते हैं फॉस्फोलिपिड्स। किसमें? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। क्लियर है ये बात? और हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स नहीं है, इट ऑल्सो कंटेन्स प्रोटीन्स। क्लियर? इट ऑल्सो कंटेन्स प्रोटीन्स, इट ऑल्सो कंटेन्स कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, इट ऑल्सो कंटेन्स पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, ये बात है क्लियर बेटा? अगर केमिकल एनालिसिस के हिसाब से देखेंगे तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक मॉडल है, जिससे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये दिखता कैसे है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन काम कैसे करता है। ठीक है, ओके, तो वो थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करेंगे। सो मैंने आपको पहले भी कहा कि हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने के लिए कम से कम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है ही। लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते क्योंकि ये बहुत छोटा होता है, 7 नैनोमीटर होता है ये, तो नहीं दिखेगा भाई। अगर हमें डिटेल स्ट्रक्चर में जाना है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। अब एक मॉडल है हमारे पास बेटा, ठीक है, जो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा एट ग्लांस। ठीक है, फ्लूइड मोसैक मॉडल। फ्लूइड मोसैक मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसको हम पढ़ने के बाद
अच्छे से समझ पाएंगे जो हमारा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये दिखता कैसा है, क्लियर है, और इसमें कौन कौन सी मतलब कौन कौन से मटेरियल्स प्रेजेंट है, क्या मवाद इसमें, वो हम इसके बाद अच्छे से जान जाएंगे, क्लियर है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है बेटा, इट वाज गिवन इन 1972 बाय द टू साइंटिस्ट जिनका नाम था सिंगर एंड निकोलसन, क्लियर है। सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, कब, 1972। एंड ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, इट helps us to go through the ultrastructure of plasma membrane, ultrastructure of plasma membrane या cell membrane। ultrastructure बोले तो detailed structure, ठीक है, which is observed at higher magnification। जब हम बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करेंगे तो कुछ जो हम देख पाएंगे उसे हम कहेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखना, क्लियर है। एंड ये जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, इट्स ओनली पॉसिबल हाउ, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वजह से ही हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर देख सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है। अगर हमारे पास नहीं है प्रेजेंट, सो वी कांट बी एबल टू गो थ्रू दैट, क्लियर है। अब यहाँ पर और एक बात है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में ये सिंगर एंड निकोलसन ने देखा क्या। अकॉर्डिंग टू सिंगर एंड निकोलसन, इन्होंने देखा ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। इन्होंने देखा जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये बना हुआ है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से, ठीक है बेटा, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बना हुआ होता है, क्लियर है। मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। देखो, आई मेक हियर अ मॉडल, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर आप ध्यान रखना थोड़ा सा, आई एम मेकिंग ट्राइंग टू मेक अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ये देखो आपके सामने अभी बन के आएगा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अच्छे से तो मुझे नहीं आएगा, बट स्टिल आई विल ट्राई। ओके बेटा, देखो बेटा, जो मैंने ये बनाया ना, ये है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक लाइन खींचूंगा, ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है, लेयर 1, लेयर 2, क्लियर है। फॉस्फोलिपिड ये जो है ये वाला पार्ट, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का एक पार्ट, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का दूसरा पार्ट, तो ये 2 लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड है। इसीलिए इन्होंने कहा ये बना है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का, ठीक है। बात आई समझ मेरी, ओके। तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का बना हुआ है, किन्होंने कहा, सिंगर एंड निकोलसन ने, ठीक है, ओके। ये जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है ना बेटा, इट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, क्लियर है। अब अगर हम फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखेंगे, जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके दो पार्ट्स है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के दो पार्ट्स हैं, सॉरी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के दो पार्ट्स है। कौन कौन सा पार्ट है इसका, एक हेड है बेटा, ये मैं फॉर एग्जांपल ये एक पार्ट है, इसको मैं बाहर लूँगा, ठीक है। देखो, देखने की कोशिश करोगे आप तो देख ही पाओगे, ये है इसका हेड, ठीक है, और ये है इसकी टेल। ये जो इसका हेड है, ये बेटा हेड जो है इसका, मैं इसको यहाँ लेने की कोशिश करूँगा, ये जो हेड है इसका, हेड है, इसको यहाँ लो, इसको यहाँ लो, देखो देखो बेटा, ये जो हेड है इसका, ये है हाइड्रोफिलिक HYD, हाइड्रोफिलिक, क्लियर है। तो ये सिंपल सी भाषा में वाटर लविंग है, इट लव्स द वाटर, ठीक है। तो ये है हाइड्रोफिलिक, क्लियर है ये बात, ओके। ये बना हुआ है बेटा, अगर आपको थोड़ा डीप जानने की कोशिश करेंगे तो फॉस्फेट ग्रुप से बना हुआ है, ग्लाइसरॉल भी है इसमें, ठीक है। अब ये जो टेल है इसकी, ये है हाइड्रोफोबिक बोले तो वाटर फेयरिंग है, इसे वाटर से डर है, क्लियर है। हाइड्रोफोबिक है यानी कि वाटर फेयरिंग है, सिंपल सी भाषा में इसे वाटर से
नफरत है। ओके, देयर आर 2 फैटी एसिड चेन्स इन इट। अगर आपको थोड़ा सा और जानना है, ये नॉन पोलर है। हाँ, वायलेंस ये जो हाइड्रोफोबिक हेड है हमारा, ये पोलर है, इट कैन इंटरेक्ट विथ वाटर। क्लियर है? अब देखो, अब देखो इसका जो अरेंजमेंट है ना, यहाँ पर आप जो देखा आपने यहाँ पर, इसका जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट कैसा है इसका, सॉरी, अरेंजमेंट कैसा है इसका, मैं आपको दिखाने की करूँगा कोशिश। पहले आ तू इधर, अरे यार ये क्यों नहीं आ रहा, सॉरी। ओके ओके, जो मैं क्या कह रहा था भूल गया। हाँ, जो इसका अरेंजमेंट है बेटा, हाउ इज इट अरेंज्ड, जो इसके हेड्स है लाइक दीज कल्टोपेरी, ओके, हेड्स है, दीज आर फेस्ड आउटवर्ड्स। तो ये हेड्स क्या करते हैं, दीज फेस आउटवर्ड टुवर्ड्स वाटर, टुवर्ड्स वाटर, टुवर्ड्स वाटर। इसीलिए ये दोनों के दोनों क्या है, हाइड्रोफिलिक है। क्लियर है? हाइड्रोफिलिक है। अभी जो टेल्स है, दीज फेस टुवर्ड्स, दीज फेस इनवर्ड्स, ठीक है, अंदर को फेस करते हैं, ठीक है, अवे फ्रॉम वाटर, अवे फ्रॉम वाटर। इसलिए मैंने कहा ये क्या है, ये है हाइड्रोफोबिक, ठीक है। दीज फेस टुवर्ड्स ईच अदर, टुवर्ड्स ईच अदर। देखो ये यहाँ, यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, इसीलिए मैंने कहा टुवर्ड्स ईच अदर। क्लियर है ये बात? तो ये बात है, कुल मिला के बात क्या है, यही है। ओके, तो ये है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, बस इतनी सी बात है। नहीं, उन्होंने कुछ और भी देखा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में, उन्होंने कुछ और भी देखा। वो और क्या था? वो ये था कि दे फाइंड, मैं इसको रब कैसे करूँ, दे फाइंड 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स देयर। कितने? 2 टाइप्स ऑफ proteins, 2 types of proteins that they found where in the phospholipid bilayer. One protein was like this I am making, ये है ना phospholipid bilayer, ये है एक प्रोटीन, ये है एक टाइप का प्रोटीन। आप ध्यान रखना बेटा इस बारे में, जो मैंने इससे रब किया ना, ये प्रोटीन, ये पूरा सा प्रोटीन, ये जो डिप्ट है इसमें, एम्बेडेड है किसमें, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में, इसको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन, या हम इसको इंटीग्रल प्रोटीन भी कहते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन। खासियत क्या है इस इंट्रिंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन की? इट इज कंप्लीटली स्पैन इन, कंप्लीटली embedded in phospholipid bilayer, ठीक है, इज कम्प्लीटली एम्बेडेड इन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है। इसीलिए इन्हें इंट्रिंसिक प्रोटीन्स कहते हैं, या सॉरी इंटीग्रल प्रोटीन्स कहते हैं। क्लियर है ये बात? उसके बाद मैं रेड से ड्रॉ करूँगा, ये ऐसे प्रोटीन मैंने ड्रॉ किया, मैंने पूरा एम्बेड नहीं किया इसको। ऐसे ही और एक प्रोटीन दिखता है बेटा, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, यहाँ बेटा इसको हम पेरिफेरल प्रोटीन भी कहते हैं। क्लियर है? पेरिफेरल प्रोटीन भी कहते हैं। The one it occurs either on the outer surface or on the inner surface, ठीक है। कहाँ होता है ये? occurs either on outer surface or on inner, या तो ये अंदर की तरफ होगा या तो ये बाहर की तरफ होगा, बट कंप्लीटली एम्बेड कहाँ, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में ये कंप्लीटली एम्बेडेड नहीं होगा, ठीक है। ओके, क्लियर है ये बात? तो ये कुछ बातें हैं जो किन्होंने देखी,
सिंगर एंड निकोलसन ने देखी इस मॉडल में, और इस मॉडल का नाम पड़ा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है इसको एक अलग तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। और एक बात मैं आपको बताना भूल गया बेटा, ये जो मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है, क्योंकि इट डिस्क्राइब्स बोथ, ठीक है, इट डिस्क्राइब्स बोथ प्रॉपर्टीज़ भी और ऑर्गेनाइजेशन भी सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं या सेल मेम्ब्रेन कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, ये बोथ डिस्क्राइब करता है कौन, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसीलिए ये मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। देखो सेल, मैं इसको क्या कहूँगा, ऐसे देखो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को कैसे डिस्क्राइब किया गया है। इट इज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज दिस, एक लाइन है, देखो कौन सी लाइन है वो, एन नंबर ऑफ, एन ओ डॉट बोले तो नंबर, ठीक है, एन नंबर ऑफ protein icebergs floating in the sea of lipids, in the sea of lipids, क्लियर है। देखो आप कैसे, देखो ये है ना प्रोटीन्स, नंबर ऑफ प्रोटीन्स, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में क्या है यहाँ पर, फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है, यानी कि लिपिड्स, क्लियर है। तो इसीलिए कहा गया है नंबर ऑफ प्रोटीन्स फ्लोटिंग इन द, नंबर ऑफ प्रोटीन आइसबर्ग्स फ्लोटिंग इन द सी ऑफ लिपिड्स, क्लियर है। ऐसे आप इसको समझ सकते हैं, ये बात है क्लियर। अब बेटा आपके जहन में एक इम्पॉर्टेंट सा सवाल क्रिएट होगा, और वो कौन सा सवाल है, वो ये है कि जो ये मटेरियल्स सेल के अंदर आते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये एक सिलेक्टिवली परमेबल या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, जो कुछ ही मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर इंटर होने देता है और कुछ की एंट्री को ब्लॉक करता है, यानी कि प्रिवेंट करता है, क्लियर है। अब यहाँ पर ये आपके जहन में आएगा कि ये कैसे होता है, ये किन प्रोसेसेस की कोई प्रोसेस है या यहाँ ये ऐसे ही होता है, ऐसे ही तो नहीं होता, बट यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस जिनकी वजह से ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स होता है, और वो प्रोसेस है बेटा डिफ्यूशन एंड ऑस्मोसिस। पहले डिफ्यूशन के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। और ये जो डिफ्यूजन है बेटा, लेट्स गो, देखो ये जो डिफ्यूजन है इट इज़ व्हाट वी कॉल एज नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल्स का नेट मूवमेंट, लाइक गैसेस है, सोल्यूट्स है, इनका नेट मूवमेंट from a region of higher concentration to the region of lower concentration without using any energy, क्लियर है ये बात, ऐसे कह सकते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं ये जो डिफ्यूजन है ये एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू दैट वन ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन, क्लियर, लीडिंग फाइनली टू यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन। दोनों तरीकों से लिख सकते हैं, लेट्स राइट इट डाउन। देखो ये डिफ्यूजन क्या है, इट इज द नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, नेट मूवमेंट ऑफ particles, कौन से particles like gases and other solutes, clear है, from a region of, from a from a region of higher concentration to a region of lower concentration, clear है ये बात, clear है, okay, without using energy, without using energy, clear है, ओके। अगर हम एग्जांपल देखेंगे ना बेटा, सेल्स में ऑक्सीजन क्या करता है, ठीक है, ऑक्सीजन जैसे सेल के अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड सेल से जो बाहर जाता है, क्लियर है, इट ऑल हैपन्स बाय डिफ्यूजन, ओके। या हम ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं, एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स का, कहाँ, फ्रॉम हायर, जहाँ पर मॉलिक्यूल्स की हायर कंसंट्रेशन हो वहाँ से कहाँ, जहाँ पर मॉलिक्यूल्स की लोअर कंसंट्रेशन हो, एंड इट लीड्स टू अ यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन एट द एंड, ठीक है। तो ये जो डिफ्यूजन है बेटा आप इसमें ये याद रखो, इट्स फास्टर इन गैसियस फेज, फास्टर कहाँ है ये, गैसियस फेज में फास्टर है, गैसियस फेज में ये फास्टर है, क्लियर है, देन लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स में उतना फास्ट नहीं है जितना ये गैसियस स्टेट्स में फास्टर है, क्लियर है। उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है हमारे पास जिसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है, जिसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं, ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या है,
ऑस्मोसिस है मूवमेंट ऑफ H2O molecules from a region of higher water potential to a region of lower water potential through a semi permeable membrane। क्लियर है? देखो मैं लिखने की कोशिश नहीं करूँगा बट लिखूँगा यहाँ पर, ठीक है। देखो ऑस्मोसिस है बेटा मूवमेंट ऑफ H2O, वाटर का मूवमेंट है, ठीक है। किसका मूवमेंट है? वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है। कहाँ से कहाँ? फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन, फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल। हाँ, इसे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन भी कहेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन फ्रॉम रीजन ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल टू अ रीजन ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल, लोअर वाटर पोटेंशियल। क्लियर है? या इसे हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन भी कहेंगे थ्रू a semi-permeable, through a semi-permeable membrane SPM, through an SPM, ठीक है। यहाँ ठीक है, थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। लाइक हमारे पास कौन सा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। क्लियर है ये बात? तो ये है ऑस्मोसिस। मैं यहाँ पर दो चीज़ें ऐड की बेटा। डाइल्यूट सॉल्यूशन वही होता है जब हम हायर वाटर पोटेंशियल हो, उसी को हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। जहाँ लोअर वाटर पोटेंशियल हो उसको हम क्या कहेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। सिंपल भाषा में अगर हम जानने की कोशिश करेंगे बेटा, डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होता है वहाँ पर सॉल्वेंट ज़्यादा होता है, एज कम्पेयर टू सोल्यूट। सॉल्वेंट ज़्यादा होता है और सोल्यूट होता है लेस, यानी कि कम होता है, उसी को हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। अगर हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात करेंगे बेटा, मोर डीपली जानने की खुद कोशिश करो, ठीक है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? ये मोर सोल्यूट वाला होता है, इसमें सोल्यूट ज़्यादा होता है और सॉल्वेंट क्या होता है? लेस होता है, इसीलिए हम इसको कॉन्सेंट्रेटेड कहते हैं, उसको डाइल्यूट कहते हैं, ठीक है। तो वी कैन ऑल्सो से द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। या स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसी को हम कहेंगे ऑस्मोसिस। क्लियर है? आपकी जो बुक्स हैं उसमें एक एग्जांपल है शायद, what if we take an animal cell, ठीक है। क्या होगा जब हम कोई एनिमल सेल लेंगे, ठीक है, या कोई प्लांट सेल लेंगे या ठीक है, फिर उसको हम शुगर या साल्ट सॉल्यूशन में डालेंगे तो वहाँ पर क्या हो सकता है? ठीक है बेटा, वहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज़ है। पहली बात आप याद रखो, 3 पॉसिबिलिटीज़ है वहाँ पर, ठीक है बेटा। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है वहाँ पर? पहली पॉसिबिलिटी 3 सॉल्यूशंस बनने के इम्कानात है, या तो हाइपोटोनिक बनेगा या हाइपरटोनिक बनेगा या आइसोटोनिक बनेगा। अगर जो हमारा मीडियम है बेटा, जो सेल को सराउंड करता है, उसमें हायर वाटर कंसंट्रेशन है, या ध्यान देना यहाँ पर हायर वाटर कंसंट्रेशन है अगर उस मीडियम में, देन द सेल, चलो लिखता हूँ मैं, देन द सेल से ज़्यादा वाटर कंसंट्रेशन अगर हमारी उस मीडियम के सराउंडिंग्स में होगी जहाँ पर हमारी सेल है, इसका मतलब अगर वो सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, यानी कि उसमें क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट क्या है? ज़्यादा है, तो उसी का मतलब वो ना डाइल्यूट है। मोर डाइल्यूट अगर है हमारा सॉल्यूशन, मोर डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर हमारा है, तो मोर डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर हमारा है तो क्या होगा? जो हमारा सेल है ये वाटर को गेन करेगी, ठीक है बेटा, वाटर को गेन करेगी थ्रू ऑस्मोसिस, ठीक है। इस वाले डाइल्यूट सॉल्यूशन को, ऐसे डाइल्यूट सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर है बेटा? वंस अगेन याद रखो, अगर हमारा कोई मीडियम सराउंडिंग द सेल, ठीक है, कोई भी मीडियम जो सेल को सराउंड करता है, ठीक है, उसके पास हायर वाटर कंसंट्रेशन है सेल के कंपैरिजन में, सेल में लोअर वाटर कंसंट्रेशन है, अगर उस मीडियम में हायर वाटर कंसंट्रेशन है, यानी कि वो मोर डाइल्यूट है, यानी कि उसमें सॉल्वेंट ज़्यादा प्रेजेंट है,
तो फॉर एग्जांपल हमारे पास यूनिवर्सल सॉल्वेंट है वाटर, ठीक है, इसलिए हम वाटर ही लेते हैं। सेल क्या करेगी, ये वाटर को गैन करेगी, इस टाइप ऑफ थ्रू ऑस्मोसिस करेगी, ठीक है, और इस टाइप ऑफ सोल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। क्लियर है ये बात? यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सिंपली एक चीज़ होता है, जो वाटर होती है, वाटर होता है, वो क्या करता है, एंटर्स द सेल। क्लियर है? होती नहीं है, होता है, ठीक है, एंटर करता है सेल को। एंड इस पर बेटा अगर हम देखेंगे सेल पर क्या इफेक्ट पड़ता है, सेल पर एक ही इफेक्ट पड़ता है, जो सेल है, लेट मी चेंज द कलर, जो सेल है बेटा, सेल सेल ओ सॉरी, जो सेल है, सेल क्या करती है, स्वेल करती है, स्वेल करती है, स्वेल्स अप, सेल स्वेल्स अप एंड इट मे आल्सो बर्स्ट। क्लियर है ये बात? कंप्लीटली ओके। पहली मतलब पहला कंडीशन है। दूसरा दूसरा कंडीशन ऐसा है, अगर अगर जो हमारा बेटा मीडियम है दैट सराउंड्स द सेल इज एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल, मीडियम जो है, अगर मीडियम के पास सेम वाटर कंसंट्रेशन है, सेम वाटर कंसंट्रेशन एज सेल, अगर मीडियम के पास भी वही कंसंट्रेशन है जो सेल के पास है, फॉर एग्जांपल यहाँ 50% वाटर है, यहाँ 50% वाटर है, फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग यू द एग्जांपल, ठीक है, देन व्हाट विल हैपन, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट, ठीक है, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर का कोई भी आना जाना नहीं होगा। और ऐसे सॉल्यूशन को जहाँ पर क्या है, जहाँ पर ऐसी कंडीशन हो जो मैंने आपको बता दी कि अगर हमारा कोई ऐसा मीडियम है जहाँ पर वाटर कंसंट्रेशन क्या है, सेम है, जहाँ पर वाटर कंसंट्रेशन सेम है, द सेल इज एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन मूवमेंट, ठीक है, यहाँ पर वाटर का मूवमेंट जो है सेम है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस वाले सॉल्यूशन को हम बेटा आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और हाँ, आइसोटोनिक सॉल्यूशन पर सेल पर क्या असर पड़ता है, सेल पर क्या असर पड़ता है, पहली बात यहाँ पर मूवमेंट ऑफ वाटर नहीं होता है, इसलिए हम कहते हैं देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, वाटर का कोई मूवमेंट नहीं होता है। और तीसरी बात यहाँ पर जो सेल है, सेल रिमेन्स सेम साइज्ड, सेल रिमेन्स सेम साइज, सेम एज बिफोर, और सेल जो क्या कहते हैं, इट रिमीन सेम एज बिफोर, यहाँ सिंपल भाषा में नॉर्मल रहती है। क्लियर है ये बात? अब तीसरी कंडीशन है बेटा, देख लो यहाँ पर, ध्यान रख लो, तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन ये है, अगर हमारा मीडियम जो है वहाँ पर लोअर वाटर कंसंट्रेशन है, वाटर कंसंट्रेशन क्या है, लो देन द सेल, जो हमारा मीडियम है, अब हमारे मीडियम में क्या है, लोअर वाटर कंसंट्रेशन, लोअर वाटर कंसंट्रेशन है, लोअर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, सेल क्या है, लोअर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, दैट इज, अगर हम बात कर रहे हैं एक वेरी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की, यहाँ पर जो सॉल्यूशन है इट्स वेरी कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड बोले तो यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा है, जैसे कि वहाँ डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या एक्स्ट्रा होता था, सॉल्वेंट ज़्यादा होता था, यहाँ पर क्या है, सोल्यूट ज़्यादा है, सोल्यूट क्या है, मोर है, इसलिए क्या कहेंगे आप, इट इज़ अ वेरी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। सिंपल सी बात है, अगर हमारा मीडियम जो है उसमें लोअर वाटर कंसंट्रेशन है सेल के कंपैरिजन में, या सिंपल में अगर ये एक बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो क्या होगा, सेल जो है हमारी, सेल विल लूज वाटर, सेल विल लूज वाटर, ये वाटर को छोड़ देगी सेल, हाउ, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है, ऐसे और ऐसे जो क्या कहते हैं, ऐसे जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं बेटा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो ये जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, यहाँ पर क्या होता है फिर, सिंपल सी भाषा में आप सुन लो, ये यहाँ पर H2 लीव करता है सेल को, ठीक है, इट लीव्स द सेल। क्लियर है? पहली बात। दूसरी बात, इस पर इससे सेल पर क्या इफेक्ट आता है, सेल श्रिंक होती है, ठीक है, सेल श्रिंक्स,
ठीक है। सेल क्या होती है बेटा, श्रिंक, सेल करती है श्रिंक, क्लियर है ये बात। सेल क्या करती है, श्रिंक। किस वजह से सेल श्रिंक करती है, अगर हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन जैसी कंडीशन की बात करें, उसको हम प्लाज्मोलाइसिस भी कहते हैं, ठीक है, या क्रिनेशन भी कहते हैं, ठीक है, आपको नहीं पढ़ना है बस। तो ये 3 चीज़ें थी जो ऑस्मोसिस में हमें देखनी थी। तो हमने डिफ्यूजन भी देखा, ऑस्मोसिस भी थोड़ा थोड़ा देखा, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में भी थोड़ा सा देखा, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, लेक्चर इज़ गोइंग वेरी टाइम टेकिंग। सो आज का जो लेक्चर है वो यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। सो देर भी बहुत हो गई एंड नींद भी आ रही है, सो इसलिए आपको फ़ी अमानिल्लाह, ठीक है, एंड सी यू सून इंशाअल्लाह, बाय।